नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज जो देखने वाले हैं वो अपना रहने वाला है हिस्ट्री का ये पार्ट, मतलब बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर रहने वाला है 9। ठीक है, इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लेना। तो आज हमारा वो रहने वाला है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 8 पार्ट्स आपको पहले प्रोवाइड कर रखे हैं, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से देख लेना क्योंकि एक दूसरे से ये क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अगर आप वह देखते रहोगे तो आपको सारा के सारा याद होता रहेगा और एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले हो। तो बात करते हैं हमारी जो हिस्ट्री है वो कब से कब तक रहती है भाई। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है कब, 1206 से लेकर अब जब मुगल वंश स्टार्ट होगा कब, दिल्ली वंश खत्म होगा कब होगा, 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है। गुलाम वंश कब से रहता है, 1757 तक। यहां तक अपनी क्या होती है भाई, हिस्ट्री देखने को मिलती है बीए पार्ट 1 में। ठीक है, बीए पार्ट 1 के सेकंड सेमेस्टर में आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगी 1206 से लेकर 1526, मतलब दिल्ली सल्तनत। उस 1526 से लेकर 1757 ये अपनी देखने को मिलती है कौन सी, मुगल वंश। ठीक है, तो बस यही आपको यहां पर पढ़ना होता है। तो हम पहुंच कहां चुके हैं, दिल्ली वंश में हम पहुंच चुके हैं फिरोज शाह तुगलक तक, है ना। तुगलक वंश पढ़ रहे हैं, गुलाम वंश पढ़ लिया, खिलजी वंश पढ़ लिया, अब हम तुगलक वंश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं गुलाम वंश। हमने क्या देखा, पहली बात एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। ठीक है, एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो कि आपको याद हो जाए। तो को बात करते हैं, सबसे पहले कौन आता है, गुलाम वंश आता है ना। सबसे पहले गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, कमेंट में छाप दो। उसके बाद आएगा खिलजी वंश, है ना। क्या आएगा, खिलजी वंश कब तक रहा है, छाप दो कमेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, तुगलक वंश आ जाएगा। तुगलक वंश कब से कब तक रहा, ये भी कमेंट में छापो। ठीक है, तो बात करते हैं गुलाम वंश जो स्टार्ट होता है वो होता है 1206 से लेकर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। कब होता है, 1290 तक होता है ना, ये कमेंट में छाप देना है। उसके बाद खिलजी वंश की बात करते हैं। खिलजी वंश कब से स्टार्ट होगा भाई, 1290 से लेकर ये 30 वर्ष चलता है, तो क्या जाएगा 1320 तक, है ना। 30 वर्ष चलता है, तो 1290 से लेकर 1320 तक कौन रहा, खिलजी वंश। उसके बाद कौन आ जाएगा, 1320 से लेकर कब तक रहेगा, ये रहेगा, ये 2 पे है तो स्क्वायर कर देना, 3 है तो क्या कर देना है, क्यू कर देना है। ठीक है, तो मतलब 1 3, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8। मतलब 1398 में किसकी, 1320 से लेकर 1398 कार्यकाल किसका है, तुगलक वंश का है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक कौन था, कैमूर्स, है ना। बात करते हैं यहां पर खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। खिलजी वंश का प्रथम शासक हो जाता है तुम्हारा कौन, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन खिलजी। अंतिम शासक कौन था, खुसरो शाह। अब यहां बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, ये हमने पढ़ रखा है, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के पिता होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। कौन, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था कौन, गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी कहां पर, अफगानपुर में लकड़ी के महल से दबकर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक बैठते हैं गद्दी पर, कब, 1325 में। 1325 के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की, कब, 1351 में। अब 1351 में कौन बैठेंगे, फिरोज शाह तुगलक बैठेंगे। ठीक है, 1351 में कौन बैठते हैं, अब गद्दी पर बैठेंगे फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए थे, जिनको हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, बढ़ते हैं, देखिएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक की सफलता में सहयोग था, फिरोज शाह तुगलक की सफलताएं मिली थी, उसमें सहयोग किसका था, किसने सहयोग दिया था, ये आपको बताना है। मलिक शेर खां ने, तो शेर खां यहां तो होगा ही नहीं। शेर खां किसका था, बलबन का चचेरा भाई था, जिसे जहर दे के बलबन ने मार दिया था, है ना, तो ये तो होगा नहीं, मलिक शेर खां। उसके बाद करते हैं, फिर देखा है सिहाबुद्दीन, फिर देखा है तुम्हारा सिहामुद्दीन, फिर देखा है मलिक ए कम्बुल। तो राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, मकबुल, मलिक ए मकबुल, राइट आंसर बताएगा। फिरोज शाह तुगलक की सफलता में सहयोग था। फिरोज शाह कह सकते हैं तुगलक की एक धार के रूप, तलवार के रूप में या फिर दाएं हाथ के रूप में कौन खड़ा था, तो वह हो जाता है मलिक मकबूल। कौन, मलिक मकबूल। और यही क्या होता है, फिरोज शाह तुगलक की हर एक युद्ध में सफलता का कारण बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बनता है। अगर ये आप लोगे तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी इसको ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन गलत है, इसका सही में लगा दे रहा हूं। फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है आपको बताना है।
फिर देखा है सीरत ए फिरोज शाही, या फतवा ए फिरोज शाही, या फिर फतूहात ए फिरोज शाही, या दे रखा है तारीख ए फिरोज शाही। सब में कंफ्यूज होने वाले हो, फिरोज शाही फिरोज शाही फिरोज शाही। चलो कोई बात नहीं, जहांदारी हमने काट दिया। अब भी कंफ्यूज होने वाले हो, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए आप, तो यहां पर याद करना है आपको। क्या करना है? याद करना है इसका। क्या करना है? फिरोज शाही। मैं इस प्रकार से हाथ फेर रहा हूं ना, हाथ फेर रहा हूं इस प्रकार से, ले देखिए हाथ घुमा रहा हूं मतलब फेर रहा हूं किसी के ऊपर, ठीक है, हाथ फेर रहा हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाथ याद रखना बस। हाँ, क्या हो जाएगा? फतूहात। फतूहात ए फिरोज शाही इनकी आत्मकथा हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग तारीख फिरोज शाही पे आएंगे, जिसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैंने हाथ फिराया मतलब फेरा मतलब फिराया, ठीक है। तो फतूहात ए फिरोज शाही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी। मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक था, उसने 5 नहरें, कितनी? 5 नहरों का निर्माण करवाया। सबसे पहले नहर किसने बनवाई थी? तो बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के पिता ने, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता ने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया? कुओं का निर्माण किसने करवाया? तालाबों का निर्माण किसने करवाया? तो सबका ठोक देना है कौन सा? गयासुद्दीन तुगलक, जो कौन थे? प्रथम तुगलक वंश शासक हो जाता है। मगर यहां दे रखा है नहरों का निर्माण, देखा है फिरोज तुगलक ने सिंचाई नहरों का निर्माण कितने करवाया था? तो 5 नहरों का निर्माण करवाया था, और 300 प्लस, कितने? 300 प्लस नगरों का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है। 300 प्लस क्या हुए थे? नगरों का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, ठीक है। जिसमें इंपॉर्टेंट है वो हम भी देख लेंगे, पहले इसको लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी, 2, 4, 5 या फिर 7। तो अभी हम देखे थे कितनी भाई? 5 नहरें खुदवाई थी। कितनी? 5 नहरें खुदवाई थी। और कितने नगर बसाए थे? तो 300 प्लस नगर इसने बसाए थे, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट नगर हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, रुकिएगा थोड़ा साइड में कर लें। अब बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला ही जो हो जाता है, सबसे पहला हो जाता है कौन सा? आप देख सकते हो फिरोजाबाद, इसके नाम से ही है फिरोजाबाद, ये देखने को मिल सकता है एग्जाम में, फिरोजाबाद। उसके बाद आता है कौन सा? उसके बाद आएगा जौनपुर। जौनपुर, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा? फतेहाबाद, फतेहा, ठीक है, फतेहा, रुकिएगा काट देते हैं इसे। फतेहाबाद, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है, एक था फिरोजपुर, हाँ क्या था? फिरोजपुर, एक था फिरोजपुर, और एक हो जाता है तुम्हारा हिसार होगा क्या? हिसार, ठीक है। ये आपको इंपोर्टेंट है जो याद करना है ना, जो आपको याद करना है, इसमें से एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 5 जो हैं वो एग्जाम में बहुत पूछाते हैं कि फिरोजाबाद किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कब बसाया था? तो ये बसाया था 1354 में। कब? 1354 में, ठीक है। उसके बाद जौनपुर की स्थापना करता है ये 1349 में, 1359 होगा, ठीक है, 59, क्योंकि जॉन पानी, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 59, ठीक है, 59 हो जाएगा। उसके बाद आता है फतेहपुर में, यह होता है 1351 में करता है। कब? 1351 में इसकी स्थापना करता है। और फिरोजपुर जो है, फिरोजपुर की स्थापना करता है 1360 में, ठीक है। कब करता है भी? 1360 में इसकी स्थापना करता है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जौनपुर, सॉरी, फैजाबाद की स्थापना कब करता है? 54 में, है ना, 54, 5, 4, 9। और फिरोजाबाद, है ना, मेरे हाथों में 9 चिड़ियां, कहते हैं ना मेरे हाथों में 9 चिड़ियां हैं। तो बस वहीं से याद कर लेना कि फिरोजाबाद में क्या बनती हैं? चूड़ियां बनती हैं। तो मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद कर लेना, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। यहां बात करते हैं जौनपुर, जौनपुर में 5 और 9 कैसे याद करेंगे? 59, है ना, 59 मतलब जॉन, जॉन कोई होगा, साथी होगा, उसे सट कर बैठते हैं, तो 59 याद कर लेना इस प्रकार से, ठीक है। जौनपुर की स्थापना 1359। फिर बात करते हैं फतेहाबाद की स्थापना कब होती है? 51। ये क्या बना रखा है भाई? फतेह कर रखा है ना, 51 में हो जाएगी। और बात करते हैं फिरोजपुर की स्थापना, ये हो जाती है फिरोज, है ना, फिरोज
मतलब 0, मतलब क्या हो जाएगा 1360 में। इस प्रकार से आपको याद करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पांचों की पांचों। कि फिरोजाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1354 में। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर की स्थापना कब की थी? 1359 में। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फतेहाबाद की स्थापना कब की थी? 1351 में। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजपुर की स्थापना 1360 में किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और शिहार की भी स्थापना इसी ने की थी। कह सकते हैं टोटल 300 प्लस नगर बसाए थे। कितने? टोटल 300 प्लस नगर इसने बसाए थे। ठीक है, बस इतना ही आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आगे देखते हैं, बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 5 हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हट जा। फिरोज तुगलक के शासन में दासों की संख्या में वृद्धि का कारण था। आपको बताना है फिरोज शाह तुगलक जो था, ठीक है, उसकी शासन में दासों की संख्या में वृद्धि का कारण कितना था। तो टोटल दास की बात करें 1.8 लाख, मतलब 1.8 लाख, 1,80,000 दास इसके शासनकाल में थे। कितने? 1,80,000, 1,80,000 जो दास हुआ करते थे वो इसके शासनकाल में। कह सकते हैं सबसे ज्यादा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या था? सबसे ज्यादा दास जो रहे थे फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में रहे थे। कितने रहे थे अगर पूछ ले तो कितने? 1.8 लाख। ठीक है, मतलब 1,80,000। बात करते हैं दासों से बेगार लेना। दासों से बेगार लिया करते थे, कर लिया करते थे? नहीं। बात करते हैं दासों से शिक्षित करना, मतलब दासों को शिक्षित करते थे? हो सकता है। दासों को उच्च पदाधिकार बनाते थे या फिर दासों से लगाव था? तो सबसे बेहतर, दासों को उच्च पदाधिकार बनाते थे? बिल्कुल नहीं। दासों को शिक्षित करते थे? उस जमाने में खुद शिक्षित नहीं थे तो शिक्षित कहां से करेंगे, है ना। तो बात करते हैं दासों से इनका क्या था? लगाव था, है ना। दासों से क्या था? इनका लगाव था। आगे बढ़ते हैं। फिरोज तुगलक सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान था। जो फिरोज तुगलक था वो सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान था। कह सकते हैं अपने धर्म में ही लीन रहता था, औरों धर्मों को कोई भी वह मान्यता नहीं दिया करता था। यह किसका कथन है ये आपको बताना है। पहले रखा है डॉक्टर आशीर्वादी लाल, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर आरसी मजूमदार या फिर डॉक्टर AB पांडे। राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। फिरोज तुगलक सर्वाधिक धर्मांध सुल्तान था, यह कथन किसका है? धर्म में अंधा। कह सकते हैं सिर्फ इस्लाम धर्म ही से अच्छा लगता था, बाकी कोई भी अच्छा नहीं लगता था। तो ये किसका है? ये है डॉक्टर RC मजूमदार का, है ना। डॉक्टर RC मजूमदार का ये अपना कथन हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है, इसको आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप पीछे पहुंच गए क्या? नहीं, आगे पहुंच गए, है ना। आगे पहुंच गए भाई। बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिएगा, यहां पर होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा, फिरोज तुगलक के जीवन का अंत हुआ। फिरोज तुगलक जो था उसके जीवन का अंत कब हुआ था ये आपको बताना है। 1385 में, 1386 में, 1387 में, 1388 में। राइट आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक के जीवन का अंत हुआ तो ये हुआ था 1388 में, ठीक है। फेरे कैसे बनते हैं? ऐसे तो बनते हैं, बिल्कुल। तो मैं ऐसे किया और ऐसे बना दिया, फेरा बना दिया मैंने। तो इस प्रकार से आप याद रखना, ठीक है। 1388 में इसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। बात करते हैं तुगलक वंश का अंतिम बादशाह था। तुगलक वंश का अंतिम बादशाह कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अबू बकर। राइट आंसर क्या होगा? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमने अभी बताया था आपको, कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन था भाई? नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक तो फर्स्ट था, ये आपको पता ही है, ठीक है। और बात करते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ऐसा कोई बना ही नहीं था इसमें, तो ये तो वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। और बात करें अबू बकर भी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता था? तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? उपाधि के कारण, पैर खराब होने से, अधिक क्रूर होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर को तैमूर लंग क्यों कहा जाता है? इसका पैर खराब था। इसका पैर क्या था? खराब था, इसीलिए इसे तैमूर को तैमूर लंग कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा।
ये सिर्फ लूट के कारण आया था भारत, ना ही किसी का कह सकते हैं विद्रोह करता था, ना ही किसी के बारे में बुरा सोचता था। आगे दे रखा है 1399 ईस्वी में वापस जाते हुए तैमूर की भूमिका थी। क्या भूमिका थी आपको बताना है? आत्महत्या की, लूटमार की, अत्याचार की, या फिर ये सभी की। राइट आंसर क्या होगा? 1399 में वापस जाते हुए तैमूर की भूमिका क्या थी? इसने आत्महत्या की थी, ये बात सही, सॉरी हत्याकांड, इसने आत्महत्या भी की थी, ठीक है, ऐसी नहीं। तो बात करते हैं, हत्याकांड भी करता था ये, लूट मार भी करता था, और अत्याचार करना, क्योंकि ये तो बाप आया था लूट कर चले जाएगा, है ना। तो यहां पर राइट आंसर क्या था? ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये सभी यहां पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तैमूर ने दिल्ली विजय की, जो तैमूर था उसने दिल्ली विजय कब की थी ये आपको बताना है। पहला 1394, 1398, 1399, या फिर हो जाता है 1400। राइट आंसर क्या होगा? देखो 1400 में तो हम पहुंचेंगे ही नहीं, है ना, 1400 में हम तो पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा कौन सा चल रहा है? तुगलक वंश चल रहा है, और तुगलक वंश कब तक है? 98 तक है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा। तैमूर ने दिल्ली विजय की। अब जो तैमूर होता है 98 तक तो हमारा किसका काल है? गयासुद्दीन तुगलक का है। यहां तक तो आक्रमण करेगा नहीं। जैसे ही इसका अंत होगा, जैसे ही इसका अंत होगा, तैमूर दिल्ली पर आक्रमण कर देगा। तैमूर ने दिल्ली विजय कब की थी? तो 1399 में की थी, जब तुगलक वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। वेरी इजी है ये, तो आराम से लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस सुल्तान, किसे सुल्तान युग का अकबर कहा जाता है? निम्न में से किस सुल्तान युग का अकबर कहा जाता है? सल्तनत युग का, मतलब दिल्ली सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को, या फिर बलबन को। निम्न में से किसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? देखो बात करते हैं, क्योंकि ये फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक जो था, इसे अकबर क्यों कहते हैं? क्योंकि अकबर ने प्रजा के अनुसार कह सकते हैं बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, करों को समाप्त किया था, बहुत सारे करों को, और कह सकते हैं अपनी सेना में बहुत ज्यादा वृद्धि की थी हिंदुओं की। तो कह सकते हैं इसीलिए उसे अकबर को एक महान सम्राट कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से फिरोज शाह तुगलक जो था वो दिल्ली सल्तनत का अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 24 जो कर हुआ करते थे, 24 करों को समाप्त करके, सॉरी टोटल जो हुआ करते थे 28 कर थे। कितने? 28 कर लगाए हुए थे, जिसमें से 24 करों को जो होता है फिरोज शाह तुगलक नष्ट कर देता है। ओनली सिर्फ 4 ही कर रह जाते हैं। कितने? ओनली सिर्फ 4 ही कर रह जाते हैं, जिनमें से आपके कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। जिनमें से आपके कौन कौन से होते हैं, पहला जो हो जाता है वो जाता है खराज। खराज हुआ करता था, खुम्ब हुआ करता था, खराज था, खुम्ब था, जजिया था, और एक और हुआ करता था जकात। कौन सा? जकात, ठीक है। जकात था एक, जो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। जकात था। तो बात करते हैं, इनको देख सकते हो आप कौन कौन से थे। खराज था, ये जलालुद्दीन खिलजी स्टार्ट करता है, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी। जकात को कौन स्टार्ट करता है? अलाउद्दीन खिलजी। तो बात करते हैं, खराज था, खम्ब था, और कौन सा था तुम्हारा? जजिया था, और जकात था। एक कर और लगाता, ये सिंचाई कर। सिंचाई कर। अब यहां पर क्वेश्चन नया बन गया कि सिंचाई कर को किसने स्टार्ट किया था, है ना। कि सिंचाई कर को किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि भाई ये नहर बनवा रहा है। पहली बात, जब नहर बनवाएगा तो इससे सिंचाई आप करोगे, है ना। सिंचाई करोगे तो क्या करेगा भी? सिंचाई भी कर तो लेगा ही लेगा, है ना। तो बात करते हैं सिंचाई कर किसने बढ़ाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो बात करते हैं, इसने जो खराज हुआ करता था, खराज मतलब क्या होता है? लगान था। खराज मतलब क्या हुआ करता था? लगान हुआ करता था। खराज मतलब क्या हो गया? लगान हो जाता है। और जो कह सकते हैं खम्ब, खम्ब मतलब क्या होता है? किसी को मारना, है ना। खम्ब मतलब मारना, मतलब जो लूटपाट का सामान था। क्या था? तो लूटपाट, मान सकते हैं कि दूसरे देश से लूट कर आ रहे हो आप, ठीक है। तो उसका जो हिस्सा हुआ करता था वो क्या था? खम्ब था। वो कौन लेता था? राजा लिया करता था। जजिया आपको पता है हिंदू पर लगाया हुआ था, और जकात भी था, वो जो हो जाता है अपना कौन?
अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार कौन सा लगाया गया था? जकात, जो हिंदू पर ही लगाया गया था। और जजिया कर तो आपको पता ही है, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, पहला अरबी आक्रमणकारी, उसने जजिया कर को मतलब कह सकते हैं इंडिया में शुरुआत की थी, ठीक है। तो यहां पर हमारे सारे के सारे हो जाते हैं, चारों के चार तो थे ही, और एक खुद लगाया था सिंचाई कर, क्योंकि नहरें इसने 5 नहरों का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसने सिंचाई कर भी लगाया था। तो खराज हो जाता है, खम्भ हो जाता है, जजिया हो जाता है, जकात हो जाता है, और सिंचाई कर हो जाते हैं। तो सिर्फ ओनली 5 कर ही इसने लगाए थे। कितने? 5 कर लगाए थे। और जो 28 कर थे उसमें से जो 24 कर हो जाते हैं वो ये क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। इसीलिए इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्या? इसीलिए इसे सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट देखा है फिरोज शाह का दासों के प्रति प्रेम का मुख्य कारण क्या था? फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ कि फिरोज शाह का दासों के प्रति प्रेम का कारण क्या था। तो ध्यान रखना, इसके सल्तनत में दासों की संख्या कितनी हुआ करती थी? दासों की संख्या थी 1.8 लाख, मतलब 1,80,000 दास हुआ करते थे। सबसे ज्यादा दासों की संख्या पूछ ले तो फिरोज शाह तुगलक की आपको लगाना है कितनी? 1.8 लाख, मतलब 1,80,000, ठीक है, दास हुआ करते थे। तो बात करते हैं फिरोज शाह का दासों के प्रति प्रेम का मुख्य कारण क्या था? पहला देखा है उन्हें शिक्षित बनाना, अभी हमने देखा था बिल्कुल नहीं। उन्हें इस्लाम से दीक्षित करना, ये भी नहीं था। नहीं, यहां पर कुछ अलग है। उन्हें शिक्षित बनाना, उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना, उनसे सेवा कराना, उपयुक्त सभी होगा। यहां पर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। यहां पर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि यहां पर घुमाकर पूछ रखा है थोड़ा सा। फिरोज शाह के दासों के प्रति प्रेम का प्रमुख कारण क्या था? उन्हें शिक्षित बनाना भी था, उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना भी था, उनसे सेवा कराना भी था। उपयुक्त सभी राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है फिरोज शाह ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया था। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया यहां पर जो मैंने बताया। रखा है फिरोज शाह ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया था। पहले रखा है 20, फिर 22, फिर 24, फिर रखा है 30। राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? 24 करों को समाप्त किया था। कितने थे टोटल? 28 कर थे, 24 समाप्त किए थे, 4 ही कर रह गए थे। कौन कौन सा था ये आपको पता ही है। एक था तुम्हारा खराज, जिसे लगान किया करते थे। एक था तुम्हारा खम्भ, जो लूट का हो जाता है। एक हो जाता है जजिया, ठीक है, जो हिंदुओं पर लगाया हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के अनुसार तक। तो बात करते हैं, और जजिया कर को समाप्त कौन करता है? 1564 में। 1564 में कौन करता है? अकबर जो था वो समाप्त कर देता है ना। फिर उसके बाद में कौन करता है? जो औरंगजेब आता है फिर से स्टार्ट कर देता है। जो नहीं, फिरोज शाह तुगलक, हाँ ये तो ब्राह्मणों पे लगाता है, ठीक है। औरंगजेब क्या करता है? फिर आकर क्या कर देता है? इसे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बात करते हैं कि लास्ट हो जाता है जो फिरोज शाह तुगलक किस पे लगाता है, क्योंकि नहरों का निर्माण करता है ये 5 नहरों का। तो यहां पर एक सिंचाई कर भी ये बढ़ा देता है। क्या? सिंचाई कर अपनी ओर से बढ़ा देता है। सिंचाई कर जो होता है वो अपनी ओर से बढ़ा देता है। तो इसके अनुसार कह सकते हैं टोटल 5 कर ही लगाए गए थे, बाकी 24 करों को नष्ट कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, 24 करों को इसने नष्ट कर दिया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, फिरोज शाह का राजस्व व्यवस्था का मुख्य दोष था। जो फिरोज शाह कह सकते हैं, फिरोज शाह की राजस्व व्यवस्था जो थी उसका मुख्य दोष क्या था ये आपको बताना है। पहले रखा है किसानों के उत्पीड़न, ठेके पर राजस्व वसूली, या फिर देखा है जागीरदारी प्रथा, या फिर इनमें से कोई नहीं बताएगा, सॉरी उपयुक्त सभी। तो फिरोज शाह के राजस्व व्यवस्था का प्रमुख दोष क्या था? तो बात करते हैं किसानों का उत्पीड़न भी हुआ, ठीक है, राजस्व व्यवस्था के अनुसार। ठेके पर राजस्व वसूली होने लगी, और कह सकते हैं जागीरदारी प्रथा भी यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम तो होती है राजा में, पूरी तरीका से कह सकते हैं सही तो नहीं हो पाता है कोई भी राजा हो चाहे, ठीक है, क्योंकि हर किसी के अनुसार सही नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा कि किस सुल्तान ने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। कि भी राज्य की आमदनी, राज्य के अंदर आमदनी कितनी हो रही है पर ईयर में, इसका ब्यौरा कौन तैयार करवाता है? आपको बताना है। गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर बलबन। बताएगा भी राइट आंसर क्या होगा। देखो बात करते हैं कौन करवाएगा। नहरों का निर्माण करवा दिए,
ठीक है, इसने ज्यादातर, और नगर बहुत सारे बसा दिए। जब बहुत सारे मतलब 300 प्लस नगर इसने कम से कम बसाए थे। 5 नहरों का निर्माण करवाया, बहुत बहुत लंबी, ठीक है, कह सकते हैं। जब इसने निर्माण करवाया तो भाई आमदनी का, कितनी आमदनी हुई नहरों से, ठीक है, और जो हमारे नगर बसाए उनमें कितनी आमदनी हो रही है हमसे, तो ये कौन लगाएगा, ये लगाएगा फिरोज शाह तुगलक। कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर बा में, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ईजी है, आराम से इस प्रकार से याद भी हो जाएगा हमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो आपको पता है ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों की बात हो रही है, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम, जो 710 ईस्वी में, कितने, 712 होगा, सॉरी 712 ईस्वी में कहां आता है, भारत आता है। जो पहला अरबी आक्रमणकारी होता है वही क्या होता है, जजिया कर को लेके आता है। उसके बाद बात करें ब्राह्मणों पर कौन लगाता है, तो ब्राह्मणों पर लगाता है फिरोज शाह तुगलक। कौन लगाता है, फिरोज शाह तुगलक जो था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाता है। उसके बाद ये कर, जो सभी कर जो हैं, जजिया कर जो है वो समाप्त कौन करता है, जजिया कर को समाप्त करता है अकबर। कब, 1564 ईस्वी में, है ना। 1564 ईस्वी में अकबर जो होता है जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर औरंगजेब आएगा, वो इसे स्टार्ट करेगा। वो हम आगे देखेंगे जब मुगल साम्राज्य में जाएंगे तब, ठीक है, थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। तो बात करते हैं निम्न में से किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। हिंदुओं पर तो लगाया था ही, मगर ब्राह्मणों पर उस समय नहीं था। मगर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से लोग कंफ्यूज होते हैं। एक बार पहले भी देख ले, एक बार फिर देखते हैं। तो बात करते हैं फतबा ए फिरोज शाही, या फिर फतूहात फिरोज शाही, या फिर सीरात फिरोज शाही। फिर दे रखा है तुम्हारा उपयोग सभी, बताइएगा। फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम क्या है। मैंने बताया था हाथ को फेरो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फतेह हाते। फतेह हाथ नहीं होगा, फतेह हाथ होगा, ठीक है। फतेह हाथ ए फिरोज शाही यहां पर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है, निम्न निम्न किसके अनुसार फिरोज शाह के पास 1,80,000 दास थे। तो आपको पता है इसके पास कितने थे, 1,80,000 क्या थे, दास थे। और इन्हीं के शासनकाल में, कह सकते हैं फिरोज शाह के शासनकाल में, एक अधिकारी बनता है। कौन बनता है, लेनपुल बनता है, बदायूनी बनता है, या इसामी बनता है, या फिर बर्नी बनता है, बताना है। राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा। निम्न किसके अनुसार फिरोज शाह के पास 1,80,000 दास थे। मैंने बताया ना, कितने दास थे, 1.8 लाख दास थे। 1,80,000 दास हुआ करते थे। सबसे ज्यादा दास बात करें किसके शासनकाल में थे, तो फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में हुआ करते थे। इनके शासनकाल में एक वर्णी नाम का होता है, जो एक क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। मगर यहाँ पर वर्णी राष्ट्र नहीं होगा, बर्नी राइट नहीं होगा, ध्यान रखना। यहां पर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा इसामी। कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा इसामी, ठीक है। तो निम्न किसके अनुसार फिरोज शाह के पास 1,80,000 दास थे, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसामी आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जो बचते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। अगर आप कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको सारे के सारे याद होते रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे से अटैच होकर हम याद कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या था। फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या था, दे रखा है कमालुद्दीन फिरो, फिर दे रखा है मलिक काला, जूना खां, या फिर कासिम खां। राइट आंसर क्या होगा, तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का मूल नाम क्या था, तो यहां पर फिरो नाम छुपा हुआ ही है ना। तो क्या हो जाएगा, मकालुद्दीन फिरो। क्या था, मकालुद्दीन फिरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है, किसका कथन है कि फिरोज एक धर्मांध सुल्तान एवं सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था। क्योंकि सिकंदर लोदी और औरंगजेब जो थे वो बहुत ही अत्याचारी थे, बहुत ही अत्याचारी हुआ करते थे। उनसे भी अत्याचारी कौन था, ये दे रखा है कौन, फिरोज एक धर्मांध था। मतलब ओनली इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, जो इस्लाम को नहीं मानता था उसे मार दिया करता था, या धर्म परिवर्तन उसका कर दिया करता था। तो वही दे रखा है, किसका कथन है कि फिरोज एक धर्मांध सुल्तान और सिकंदर लोदी औरंगजेब के अग्रज था। किसका कथन है ये आपको बताना है। पहले रखा है तुम्हारा इलियट का, आर सी मजूमदार का, या फिर रखा है
एल्फिंस्टन का या फिर इसामी का? राइट आंसर क्या होगा, छाप दो कमेंट में फटाफट। मैंने बताया ना, ये धर्मांध हमने पहले पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है, मैंने बताया आपको। तो बात करते हैं किसका कथन है कि फिरोज एक धर्मांध सुल्तान और सिकंदर लोदी औरंगजेब का अग्रज था। तो ये कथन किसका है? ये कथन हो जाता है भाई मजूमदार का। क्या? मजूमदार का। उसे ऐसा करने में मजा आता था, है ना, तभी तो करता होगा। उसे ऐसा करने में मजा आता था, तो मजूमदार आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां रखा है, फिरोज शाह तुगलक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सल्तनत का जयसिंह, आदर्श सुल्तान, भवन निर्माताओं का राजा, या फिर ये सभी? तो आपको पता है जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, इसने एक मंदिर को लूटा था। किसको? एक मंदिर को लूटा था, जिस मंदिर का नाम था ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर था। इसने एक ज्वालामुखी मंदिर को लूटा था और यहां से कम 300 ग्रंथ, 300 प्लस ग्रंथ कह सकते हैं, 300 प्लस ग्रंथ इस मंदिर से ये लूट के ले गया था, है ना। 300 प्लस ग्रंथ जो थे ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज शाह तुगलक क्या हुआ था, लूट कर ले गया था। तो यहां देखा है फिरोज शाह तुगलक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे सल्तनत का जयसिंह भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट है। आदर्श सुल्तान भी कहा जाता है, और यहां पर भवन निर्माताओं का राजा भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, ठीक है। और इसने जो 300 ग्रंथ लूटे थे, इनका फारसी में अनुवाद भी कौन कराता है? यही कराता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इनमें से कुछ का बस थोड़ी सी नॉलेज है, इसको याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि किस सुल्तान ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत में फारसी, देखो रखा है, संस्कृत से फारसी अनुवाद कराने के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो वह किसने की थी आपको बताना। अभी मैंने बताया था कि एक ज्वालामुखी मंदिर था। क्या था? ज्वालामुखी मंदिर जो था, ज्वालामुखी मंदिर जो हुआ करता था, इसको यही फिरोज शाह तुगलक जो होता है इसको लूटता है ना, इसको लूटता है। और यहां से 300 प्लस ग्रंथ कम से कम थे। कितने? 300 प्लस ग्रंथ जो थे वो यहां से लूट कर ले जाता है, यहां से लूट कर ले जाता है। और जो सारे के सारे ग्रंथ आपको पता है, जो पहले जो ग्रंथ हुआ करते थे मंदिरों में, संस्कृत भाषा में हुआ करते थे। तो संस्कृत जो ग्रंथ थे उन्हें फारसी में अनुवाद कराने के लिए एक अनुभाग विभाग की स्थापना करता है। वह कौन करता है आपको बताना है। पहले देखा है फिरोज शाह तुगलक, यह देखा है बहलोल लोदी, या इल्तुतमिश, या फिर बलबन। तो अभी मैंने बताया कौन था, वह फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम अभियान कहां शुरू हुआ? जो फिरोज शाह तुगलक था उसका अंतिम अभियान कहां शुरू हुआ था, यह आपको बताना है। थट्टा में, सिंध, या फिर मालवा में, जालौर में, या फिर पानीपत में? आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक, पहली बात करें गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहां हुई थी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी थट्टा के निकट एक हो जाता है, कौन था? अफगानपुर। एक अफगानपुर जगह हो जाती है, जहां पर क्या होता है, अफगानपुर में एक कह सकते हैं इयाज, किसने? इयाज ने लकड़ी का महल बनाया था। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक था, उसने इयाज के थ्रू किसको बनवाया था? एक लकड़ी का महल बनवाया था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक की, गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से कह सकते हैं विजय उपरांत जब अफगानपुर आया, तो वह कहाँ ठहरा था? यही इयाज के द्वारा निर्मित महल में ठहरा था, अफगानपुर में। और वहीं पर इसकी दब के क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कब? 1325 में। और 1325 के बाद 40 दिन के बाद जैसे ही आता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक अफगानपुर से वापस आता है, 40 दिन के बाद ये राजा बनता है। कब? 1325 में, ठीक है। उसके बाद करें, जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी मृत्यु हो जाती है कहां पर? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तुम्हारी थट्टा में, ठीक है। थट्टा के निकट एक जगह है, थट्टा आपको देगा एग्जाम में। थट्टा में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आता है कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कहां होगी? थट्टा में होगी, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का अंतिम अभियान कहां शुरू हुआ था, तो वहां पे अंतिम अभियान कहां होगा? थट्टा में ही शुरू हुआ था, सिंध के जो समीप हो जाता है। सिंध में पड़ता है कौन सा? थट्टा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर राइट आंसर थट्टा हो जाएगा। पूरी स्टोरी आपको मैंने यहाँ पर बता दी। आगे देखें, मैंने इस्लाम धर्म के लोगों से आगे कभी युद्ध करने का निश्चय नहीं किया। यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। मैंने इस्लाम धर्म के लोगों से आगे कभी युद्ध नहीं करने का निश्चय कर लिया, यह कथन किसका है? सूरज भाई, हाँ जी। तो आगे देखिएगा यहां पर राइट आंसर क्या होगा। मैंने इस्लाम धर्म के लोगों के आगे कभी युद्ध नहीं करने का निश्चय कर लिया है, यह कथन किसका है आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी का, फिरोज शाह तुगलक का, मोहम्मद तुगलक का, या फिर बलबन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक आपका रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है, व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? व्यावसायिक शिक्षा नीति की बात हो रही है, व्यापार करने की बात हो रही है। आपको पता है जब यहां पर इसने कहा था सभी गांवों से क्या करो, कलेक्ट करो कि आमदनी कितनी हुई, तो जब आमदनी होगी तो व्यापार भी करेगा, यही है ना। जब आमदनी होगी तो व्यापार भी यही करेगा। तो व्यावसायिक शिक्षा नीति लागू करने का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, या फिर बलबन। तो आपको पता है नहर निर्माण करवाए, 300 नगर बसाए, उनका रेवेन्यू कलेक्ट किया। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है, किस सुल्तान के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना और कर वसूलना ही नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था है। यह किसने कहा है आपको बताना है। तो आपको पता है क्योंकि यह 24 कर जो है समाप्त करता है भाई, 24 करों को समाप्त करता है, नहरों का निर्माण करवाता है ना, नहरों का निर्माण करवाता है और नगर बसाता है। तो कह सकते हैं ये बहुत कुछ करता है, किसके लिए? अपने राज्य के लिए। तो किस सुल्तान के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना और कर वसूलना ही नहीं है, बल्कि वह एक कल्याणकारी संस्था है। ये किसका कर्तव्य है, ये किसका वक्तव्य है? तो ये हो जाता है तुम्हारा किसका? फिरोज शाह तुगलक का। किसका? फिरोज शाह तुगलक का मतलब कथन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है, उन उपहारों में जो ईश्वर ने अपने नम्र सेवक को दिए हैं। देखो ध्यान से, देखा है उन उपहारों में जो ईश्वर ने अपने नम्र सेवकों को दिए हैं, इनमें सार्वजनिक निर्माण की भी इच्छा है, इस सुल्तान का कथन है। ये आपको बताना है। उन उपहारों में जो ईश्वर ने अपने नम्र सेवकों को दिए हैं, इनमें सार्वजनिक निर्माण की भी इच्छा है, ये किस सुल्तान ने कथन में कहा है? सार्वजनिक निर्माण मतलब उन उपहारों में जो ईश्वर ने नम्र सेवकों को दिए हैं, उनमें सार्वजनिक निर्माण मतलब सबके निर्माण, सार्वजनिक निर्माण मतलब सबके निर्माण की भी इच्छा है। जो हमें दिए हैं, जो राजा को दिए हैं, उनमें सब मतलब सार्वजनिक निर्माण की इच्छा है। जब सार्वजनिक निर्माण नहीं करेगा तो हमारा निर्माण नहीं होगा। भाई रखा है, तो ये किसने कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने, या फिर इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा है भाई? फिरोज शाह तुगलक ने कहा है। बहुत ही कह सकते हैं अच्छा शासक था, मगर बस इतना था, ये धर्मांध एक हो जाता है। ठीक है, बस इतनी इसमें कमी थी। बात करते हैं तैमूर के आक्रमण के कारण भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? जनधन की हानि हुई, तुगलक वंश का पतन हुआ, हिंदू मुस्लिम तनाव पड़े, या फिर ये सभी। तो आपको पता है जो तैमूर जो था उसने आक्रमण कब किया दिल्ली सल्तनत में? तो बात करते हैं 1398 में क्या होता है? तुगलक वंश समाप्त होता है। उसके बाद क्या करता है? ये आक्रमण करता है। मैं कहते हैं इसी के आक्रमण जो हुआ था, आक्रमण के कारण जो हुए थे, इसी के अनुसार क्या होते हैं, यहां पर तुगलक वंश का पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये तो बात सही है। कौन सा? तुगलक वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, जनधन की हानि हुई, जब भी यहां से लूट के ले जाएगा तो जन और धन की हानि भी होगी। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है, फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ था? जो फिरोज शाह तुगलक था उसका राज्याभिषेक कब हुआ था, ये आपको यहां पर बताना है। 23 मार्च 1351 में फिरोज शाह तुगलक। हाँ बताइएगा भाई। 24 मई 1351, 11 जून 1352, या फिर 14 अगस्त
1352, 1900 याद आता है मुझे, ठीक है बताइएगा। तो बात करते हैं 13 मार्च 1351 या फिर 24 मार्च 1351। इतना तो आपको पता ही, ये तो आप कैंसिल कर ही दोगे, ये तो आप कैंसिल कर ही दोगे क्योंकि 51 मैंने बताया था, है ना। क्योंकि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु होती है 1325 में। 1325 के बाद कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में, है ना। तो 51 में सही कौन बैठेगा? फिरोज शाह तुगलक बैठेगा। तो राज्याभिषेक कब होगा? 51 में तो होगा, मगर डेट कैसे याद करें? 23 होगी, 24 होगी, क्या होगी? तो आप ऐसा करो, 3 में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो, आपका बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 मई 1351। 24 मई 1351। अगर आपको ये डेट याद है तो आपको पूरी डेट याद है, समझ लो, ठीक है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4, ठीक है भी, बन गया ना 24। 24 मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो 5 भी हो जाएगा आपका, ठीक है। लास्ट में 5 है तो 5 बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 24 मई 1351 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां रखा है तैमूर ने दिल्ली पर कब अधिकार किया था? जो तैमूर था उसने दिल्ली पर कब अधिकार किया था, ये आपको यहां पर बताना है। तो पहला दे रखा है 14 जून 1397 में, 18 दिसंबर 1398 में, या फिर 28 दिसंबर 1398 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो ये तो बिल्कुल इजी है, आप लगा सकते हो, है ना। ये बिल्कुल इजी है, आप लगा सकते हो। क्या बात है भाई, इजी नहीं है, टफ है भाई। तो बात करते हैं 97 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 98 में तुगलक वंश का पतन होता है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि 98 दे रखा है, यहां पर भी 1398 यहां पर दे रखा है। अब बताओ 28 दिसंबर होगा या फिर 18 दिसंबर होगा? तो ध्यान रखना, ये 18 दिसंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 18 दिसंबर हो जाएगा। 18 दिसंबर 1398। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? कब की थी? 1359 में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी ये आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, और एक होता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में छाप दो फटाफट। मैंने बताया था ना, क्या बताया था भाई? तेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, बताया था ना। तो 1359 में, नहीं नहीं, 9 ना, 9 रुकेगा, मैंने एक बताया था आपके लिए, 9 हाँ 9 चूड़ियां बताई थी, मगर ये तो 5 तो यहाँ पर हो गया ना, रुकिएगा, 5 और 4 होगा 54 में, तभी तो 9 बनेगा लास्ट में, बिल्कुल। तो कब भाई? कब? क्योंकि 9 बनाएंगे, तेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। तो बस, तो फिरोजाबाद की स्थापना कब हुई थी? 1354 में हुई थी, क्योंकि जौनपुर की स्थापना 1359 में हो गई थी, ठीक है। तो बताना है किसने की थी, तो ये तो हमें पता ही है, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसे निर्माण कार्य का इतना चाव था, उसे निर्माण कार्य का इतना चाव था कि इस दृष्टि से वह रोमन सम्राट ऑगस्टन से बड़ा चढ़ा नहीं तो कम से कम उसके समान अवश्य था। तो ये किसका कथन है, ये आपको बताना है। नहीं, किसके लिए कहा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। बुलजले हैग ने किसके लिए कहा है ये आपको बताना है। ये तो हमने पहले भी देख रखा है कि बुलजले हैग ने ये बात कही है ना, क्योंकि पहले तीसरा चौथा क्वेश्चन था ये। उसे निर्माण कार्य का इतना चाव है कि इस दृष्टि से वह रोमन सम्राट ऑगस्टन से बड़ा चढ़ा नहीं तो कम से कम उसके समान अवश्य था। बुलजले हैग ने किसके लिए कहा है, बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, क्योंकि इसने 5 नहरें और 300 प्लस नगर बसाए थे भाई। 300 प्लस नगर अपने आप में एक
है ना, कह सकते हो आप। तो बात करते हैं उसे निर्माण कार्य का इतना चाव था कि इस दृष्टि से वह रोमन सम्राट ऑगस्टन से बड़ा चढ़ा, नहीं तो कम से कम उसके समान अवश्य था। किसका है? वुल्जले हैग ने किसके लिए कहा है? फिरोज शाह तुगलक के लिए कहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है, इसको देखना है कि वास्तव में हिंदुस्तान को जीतने और वास्तव में हिंदुस्तान को जीतने और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करने की उसकी कोई इच्छा ना थी। उसकी कोई इच्छा ना थी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने किसके लिए कहा है? बताइएगा। इल्तुतमिश के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, या फिर तैमूर के लिए? तो आपको पता है इल्तुतमिश यहाँ का अधिकारी था, है ना, सॉरी एक सुल्तान था। तो ये तो भाई बिल्कुल सही है भाई, शासन करने के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं थी। अरे ये तो शासन कर रहा था, तो ये तो कैंसल। मोहम्मद बिन तुगलक खुद शासन कर रहा है, ये भी कैंसल। अलाउद्दीन खिलजी खुद शासन कर रहा है, ये भी कैंसल। तो एक ही बच जाता है, कौन? तैमूर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर जो हमारा हो जाता है फिरोज शाह तुगलक, वो हो जाता है क्या? खत्म हो जाता है। ठीक है, इसका दो जगह राज्याभिषेक हुआ था। एक तो कह सकते हो ठट्टा में इसका राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, और एक दिल्ली में भी इसका राज्याभिषेक हुआ था। दोनों को आपको याद करना है, दोनों में से कोई बन सकता है। ठीक है, एक ठट्टा में भी इसका राज्याभिषेक हुआ था और एक दिल्ली में भी इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, क्योंकि लास्ट में हम पहुंच चुके हैं तो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा लास्ट के लिए, क्योंकि लास्ट शासक कौन था? लास्ट शासक जो हो जाता है कौन? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, है ना, आपने बताया था आपको। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो होता है वो अंतिम शासक होता है। इसी के शासनकाल में एक हिजड़ा होता है। कौन? हिजड़ा, जैसे कहते हैं मलिक सरवर। मलिक सरवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछता है कि बताइएगा किसके शासनकाल में जो एक कह सकते हैं हिजड़ा या फिर गे भी आपको दे सकता है। ठीक है, हिजड़ा भी दे सकता है या आपको गे भी दे सकता है। ठीक है, जिसे मलिक सरवर के नाम से जानते थे। उसे उपाधि एक मिली थी, कौन सी? मलिक मलिक कुसर्क की। इसे एक उपाधि मिली थी मलिक कुसर्क की। ठीक है, मलिक कुसर्क की इस उपाधि मिलती है। तो पूछता है कि जो मलिक सरवर था वो कौन था? एक गे था, मतलब हिजड़ा था। ठीक है, किसके शासनकाल में था? तो लास्ट शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में था। ठीक है, और बात करते हैं ये क्या है? मलिक, अरे भाई मलिक में लिखा ना, मलिक कुसर्क, इसको उपाधि मिली थी किसको? मलिक सरवर को, जो एक गे हुआ करता था। तो यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं, एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी तुगलक वंश में होती है, जो हरिहर वुक्का करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बहमनी वंश होता है, एक कौन होता है? बहमनी वंश होता है, उसकी भी स्थापना आपको यहीं देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स जितना भी हमने पढ़ा बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ा। अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और हमने समझा होगा तो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। क्योंकि यहां से बाहर रुकिएगा, थोड़ा सा फैक्ट और है, एक फैक्ट और है। इसने जो सैन्य व्यवस्था थी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने जो सैन्य व्यवस्था थी वो कैसी कर दी थी? वंशानुगत कर दी थी। ध्यान रखना, इसने जो सैन्य व्यवस्था थी फिरोज शाह तुगलक ने, वो कैसी कर दी थी? वंशानुगत कर दी थी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बस इतना ही फैक्ट्स आपके हो जाते हैं, बस एक बचा था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं यहाँ पर। इतना अगर आप पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। जितने भी फैक्ट्स होते हैं सारे की सारे मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
जितनी वीडियो मैंने ये पढ़ाई है इसको अच्छी प्रकार से 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, जो कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जा पाए। जैसे आपकी बात करें, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है आपकी बीएससी की, ठीक है, बीए की भी आपकी क्लास चल रही है, अच्छी प्रकार से डीपली आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो मेरा मानना है कि आप सारी की सारी क्लास अच्छी प्रकार से लोगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे। तो फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।